एक घमंडी मुस्कान के साथ आर्थर सीधे वाकिर की ओर इशारा करता है और सबके सामने उसका असली मशहूर नाम जाहिर कर देता है, वाकिर वैन बास्करविले। आसपास की भीड़ तुरंत जोश में आ जाती है। उसके क्लासमेट्स को यकीन ही नहीं होता कि वे मशहूर आयरन ब्लड तलवारबाज परिवार के सीधे वंशज के ठीक बगल में खड़े हैं। यह बात सुनकर ग्रेनोएल का दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। अब तक वह वाकिर को एक मामूली आम आदमी समझकर नीची नजर से देखता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि यह लड़का असल में पूरे साम्राज्य के सबसे खतरनाक परिवारों में से एक का वारिस है। वह जानता है कि बास्करविले इस दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, जो बेरहमी से जानवरों को मारने वाले अपने लड़ने के तरीकों के लिए मशहूर हैं। यही वजह है कि वाकिर पहले दिन से ही किसी चीट कोड की तरह हरकतें कर रहा था। हालांकि आर्थर का जासूस बनने का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। वह घमंड के साथ बताता है कि उसने कैसे कड़ियां जोड़ी। उसे याद आता है कि खाई में खींचे जाने से पहले उसने एक योद्धा को देखा था, जिसके चारों ओर जानवरों जैसी लाल आभा ओनरा, और जिसने गले में एक खास उल्टा पेंटाग्राम पेंडेंट पहना हुआ था। अपनी सबसे खतरनाक विलेन वाली हंसी हंसते हुए आर्थर वाकिर से पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि वह इतने बड़े राज को हमेशा के लिए छिपा पाएगा। वाकिर चुप रहता है। उसका चेहरा साये में छिपा होता है और वह बस उस सांप को बकवास करने देता है। बाकी छात्र, जिनमें हैरान परेशान ग्रैनविल भी शामिल है, पूरी तरह उलझन में हैं। वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत के जाल के बीच आर्थर किस तरह की अजीब कहानी गढ़ रहा है। फिर भी जब ग्रेनोएल की नज़र वाकिर की गहरे लाल रंग की तलवार पर पड़ती है, तो उसे एक डरावना एहसास होता है, और उसने अभी अभी जो भयानक ताकत देखी थी, वह अचानक पूरी तरह समझ में आ जाती है। इससे पहले कि ड्रामा और बढ़े, सिस्टम जोर से घोषणा करता है कि मौजूदा ट्रायल आधिकारिक तौर पर 67 बचे हुए लोगों के साथ खत्म हो गया है, और चेतावनी देता है कि पूरा जॉन खाई में गिरने वाला है। पैरों के नीचे जमीन के फटने के बावजूद आर्थर का घमंडी अंदाज जरा भी कम नहीं होता। वह आराम से वाकिर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि समय कम है, लेकिन वह एक समझदार आदमी है जो ज्यादा कुछ नहीं मांगता। वह लालच भरी मुस्कान के साथ एक घटिया सौदा पेश करता है। अगर वाकिर एस रैंक वाले मॉन्स्टर से मिली स्टैट बढ़ाने वाली कैंडीज का ठीक आधा हिस्सा उसे दे देता है, तो आर्थर वादा करता है कि वह अपना मुंह बंद रखेगा और उसकी पहचान छिपाकर रखेगा। जब चारों तरफ लाल रंग के सिस्टम वार्निंग मैसेज चमकने लगते हैं और उनके आसपास भारी पत्थर बरसने लगते हैं, तो वाकिर बस पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा रहता है। आर्थर का घमंडी चेहरा तुरंत उतर जाता है और उसे पसीना आने लगता है। वह हैरानी से अपना सीना पकड़ लेता है कि उसकी ब्लैकमेलिंग काम नहीं कर रही है, और वह घबराकर पूछता है कि क्या वाकिर सच में उसे यह राज पूरी दुनिया को बताने देगा। हर पल और ज्यादा बेचैन होते हुए आर्थर की आंख फड़कने लगती है, और वह पूछता है कि क्या वाकिर का दूसरा प्लान उसे और बाकी बचे 65 लोगों को चुप कराने के लिए मार डालना है। इस पर वाकिर बस अपने सीनियर से कहता है कि वह आगे बढ़े और जो चाहे करे। वह बेपरवाही से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्थर किसे बताता है, चाहे वे अभी यहाँ फंसे हुए छात्र हों या भविष्य में मिलने वाला कोई और। जैसे ही उनके पैरों के नीचे की जमीन एक चकाचौंध कर देने वाली बैंगनी रोशनी में बदल जाती है, वाकिर शांति से आर्थर से कहता है कि वह आगे बढ़े और जितना चाहे उतना बड़बड़ाए। यह सुनकर सीनियर पूरी तरह से हैरान होकर उसे घूरता रह जाता है। ढहते हुए फर्श की चमकती लाल वार्निंग स्क्रीन के बीच वाकिर एक खतरनाक लाल आंखों वाली मुस्कान बिखेरता है और आर्थर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर सस्ती ब्लैकमेलिंग ही उसकी एकमात्र चाल है, तो उसके पास वाकिर के खिलाफ सच में कुछ भी नहीं है। अपनी हद पार हो जाने पर आर्थर गुस्से से अपने दांत पीसता है। उसका चेहरा भयानक गुस्से से बिगड़ जाता है और वह जोर से नाइटहाउंड का नाम चिल्लाता है। ठीक उसी पल जब पोर्टल जबरदस्ती उन सभी को अपने अंदर खींच लेता है। इसके तुरंत बाद सिस्टम पुष्टि करता है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर तीसरी मंजिल पार कर ली है, और अब वे चौथी मंजिल यानी ब्लैक सी के द्वीप की गहराई में उतर रहे हैं। एकेडमी के वीरान खंडहर अचानक एक अंधेरे तूफानी नज़ारे में बदल जाते हैं, जहां अंधेरे में हड्डियों जैसे सफ़ेद टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े हैं,
जो पूरी तरह से मकड़ियों के मोटे चिपचिपे जालों से ढके हुए हैं। एक विशाल ऊबड़ खाबड़ चट्टानी द्वीप नीचे उफनते हुए घने काले समुद्र से ऊपर उठता है, जिसके ऊपर एक ऐसा आसमान है जहां अजीब सी हरी बिजली चमक रही है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि वे चौथी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। एक अंधेरे रेतीले समुद्र तट पर जहां लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं, वाकिर पूरी तरह से आराम की मुद्रा में लेटा हुआ था। तभी उसका जीवित पेंडेंट डेकाराबिया उसके ऊपर मंडराते हुए घबराहट भरे अंदाज में पूछता है कि क्या उसने अपनी गुप्त पहचान को छिपाकर रखने की कोशिश अब पूरी तरह से छोड़ दी है। डेकाराबिया बड़ी हड़बड़ी में समझाता है कि अगर वाकिर ने आर्थर को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि वह उसकी जादुई शक्तियों के भरोसे था, तो उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह यह भी स्वीकार करता है कि हालांकि वह यादों में हेरफेर कर सकता है, लेकिन यह उसका मुख्य काम नहीं है, और इस शापित पेड़ के अंदर अपनी मौजूदा कमजोर और सीमित स्थिति में वह पूरी की पूरी भीड़ का दिमाग खाली कर पाना उसके लिए शारीरिक रूप से असंभव है। हताशा से भरा हुआ डेकाराबिया इधर उधर मंडराता है और यह जानने की जिद करता है कि वाकिर ने आर्थर को उसी जगह चुप क्यों नहीं करा दिया, भले ही उस रहस्य को बचाने के लिए उसे आर्थर की जान ही क्यों न लेनी पड़ती। इसके बाद डेकाराबिया वाकिर को घूर कर देखता है। वाकिर के मन में एक नई थ्योरी बन रही थी, जिससे उसे यह पूछने का मन हुआ कि शायद वाकिर ने शुरू से ही अपनी असली पहचान छिपाने की परवाह नहीं की थी। वाकिर ने जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा, और जब वह लगातार सवाल पूछने वाला पेंडेंट उससे जवाब के लिए जोर डाल रहा था, तब भी उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सारी बातों को जोड़कर पेंडेंट को एहसास हुआ कि वाकिर ने खुलेआम अपनी मशहूर बास्करविल तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और गवाहों को चुप कराने के लिए उंगली तक नहीं उठाई। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। डेकाराबिया को एहसास हुआ कि वाकिर जानबूझकर किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है, और इस सोची समझी चाल से हैरान होकर पेंडेंट ने कहा कि उसका मालिक असल में काफी तेज दिमाग वाला है, जिस पर वाकिर ने बेपरवाही से कहा कि वह छोटी सी आंख भी पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है। बहुत ज्यादा प्रभावित होकर डेकाराबिया जान गया कि वाकिर जैसा बेरहम और हिसाब किताब लगाने वाला खिलाड़ी कभी भी इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं करेगा और किसी ब्लैकमेलर को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जब तक कि उसके पास कोई मास्टर प्लान न हो। हालांकि पेंडेंट ने माना कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह बड़ी तैयारी असल में किस चीज की है, लेकिन उसने अभी इस विषय को यहीं छोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि वाकिर ने बस अपनी यूनिफॉर्म से काली रेत झाड़ी और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। अपना ध्यान उस गहरे क्षितिज की ओर मोड़ते हुए वाकिर ने सुना जब डेकाराबिया ने समझाया कि यह पानी से भरी खाई ब्लैक सी का एक टुकड़ा है, जो अंडरवर्ल्ड के 5 बड़े महासागरों में से एक है। हालांकि जब वाकिर ने किनारे का जायजा लिया तो उसे एक बड़ी विरोधाभासी बात नजर आई। ब्लैक सी में तो कोई भी द्वीप नहीं होना चाहिए। उस टेढ़ी मेढ़ी सफेद छाल वाले जंगल को घूरते हुए वाकिर को एहसास हुआ कि यह द्वीप जरूर किसी दूसरी दुनिया का चुराया हुआ टुकड़ा होगा, जिसे उस पेड़ ने अपने अंदर समा लिया है। डेकाराबिया ने उसकी थ्योरी की पुष्टि करते हुए समझाया कि वह दानव एम्ड्यूजियास दुनिया को निगलने वाला एक जीव है, जो अलग अलग आयामों में घूमता रहता है और सचमुच अलग अलग दुनियाओं के टुकड़े फाड़कर उन्हें उस खाई वाले पेड़ के अंदर एक टेढ़े मेढ़े पैचवर्क वाले लिहाफ की तरह आपस में जोड़ देता है। पेंडेंट ने चेतावनी दी कि जब एम्ड्यूजियास इन दुनियाओं को निगल लेता है तो उन दुनियाओं के मूल निवासी जीव भी खींचकर उस टावर में आ जाते हैं। वे वहां अनिच्छुक निवासियों या प्रतिस्पर्धियों के तौर पर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें ऐसे निवासियों का सामना करना पड़ सकता है जो न जाने कब से यहां फंसे हुए हैं। वाकिर की आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वह इस गंभीर बात पर सोचता है, और उसे एहसास होता है कि काले सागर का यह द्वीप उसके पिछले जन्म की यादों में कहीं भी मौजूद नहीं था। इस अनजान और बहुत ही अप्रत्याशित इलाके में कदम रखते हुए वह खुद को उस भीषण मिशन के लिए तैयार करता है जो इस मंजिल पर उसका इंतजार कर रहा है। अचानक वाकिर जम सा जाता है जब एक अजीब सी सनसनी उसे पूरी तरह से चौंका देती है। वह सीधे रेत पर गिर पड़ता है, सांस लेने के लिए संघर्ष करता हुआ। यह देखकर डेकाराबिया घबरा जाती है और बेचैनी से पूछती है कि आखिर वाकिर के साथ हो क्या रहा है।
वाकिर जमीन पर जोर से अपना हाथ मारता है और कांपने लगता है, क्योंकि भयानक दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसका गला एक अजीब सूखी प्यास से सूख जाता है, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर धूल में बदल रहा हो। ठीक उसी समय उसके हाथ में पहना दस्ताना एक खतरनाक लाल रोशनी के साथ चमकने लगता है, और सिस्टम इस घटना का कारण बताता है। उसके बीलजेबब दस्ताने ने अपना तीसरा स्लॉट पूरा कर लिया है, और उसने ब्लड वाटर प्लांटैन लिली के एस रैंक कोर को सोख लिया है, जिससे उसे उसकी खास शक्ति, अत्यधिक सूखा, एक्सट्रीम ड्रॉट, मिल गई है। उसे एहसास होता है कि पिछले मंजिल पर उसकी तलवार ने शायद चुपके से उस विशालकाय पौधे राक्षस के मृत शरीर को खा लिया होगा। हालांकि एस रैंक के किसी जानवर का शरीर बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन उसकी सूखा पैदा करने वाली शक्ति का अचानक हुआ दुष्प्रभाव उसके शरीर को पूरी तरह से कमजोर कर रहा है। ठीक जब वह भयानक प्यास, डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश होने वाला होता है, तभी उसे टपकने की एक खास आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखने पर उसे पास की एक डाल से एक गाढ़ा, गहरा लाल रंग का तरल टपकता हुआ दिखाई देता है, अपने गले में जल रही आग को बुझाने के लिए बेताब। वाकिर एक अजीब से मांस जैसे लाल पेड़ की ओर तेजी से बढ़ता है। वह जल्दी से टपकते हुए लाल रस को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे चाट लेता है। उसे बस किसी भी तरह थोड़ी सी नमी की जरूरत होती है। उस विशाल लाल पेड़ के तने से टिककर वह आखिरकार राहत की सांस लेता है। उस रहस्यमयी लाल तरल को पीते ही उसकी भयानक प्यास पूरी तरह से बुझ जाती है और उसे फिर से जिंदा होने का एहसास होता है। अपनी चमकती हुई तलवार को घूरते हुए वाकिर बीलजेबब को एक सख्त चेतावनी देता है। वह उस शैतानी हथियार से कहता है कि अगर वह इसी तरह लालच में आकर ऐसी खतरनाक शक्तियां सोखता रहा, जिनसे इस तरह के अचानक और बुरे दुष्प्रभाव होते हैं, तो उन दोनों के बीच एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। डिक्रेबिया उसे ध्यान से देखती है और अपनी तरफ से एक चेतावनी भी देती है। वह बताती है कि अबिस ट्री, गहरे पेड़ की डालियों से जो लाल रस टपक रहा है, उसे पीने की एक सख्त सीमा है। अगर कोई इसे जरूरत से ज्यादा पी ले, तो उस पर भ्रष्टाचार, करप्शन हावी हो जाता है और वह एक राक्षस में बदल जाता है। उस विशाल संरचना को ध्यान से देखने के लिए कुछ कदम पीछे हटते ही वाकिर को एहसास होता है कि यह अबिस ट्री की ही एक सीधी शाखा है। वह इस बात पर हैरान रह जाता है कि उस राक्षसी पेड़ की विशाल और परजीवी जड़ें किसी दूसरी दुनिया के इस मृत और सूखे जंगल तक पहुंचने में कैसे कामयाब हो गईं। अचानक वाकिर की लाल आंख चमक उठती है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके पीछे मौजूद उस मृत जंगल में पत्तों की सरसराहट की अतः को वेकेवियोरी भांप लेती हैं। और इससे पहले कि वह कोई हरकत कर पाता, एक कर्कश और शत्रुतापूर्ण आवाज जोर से गरजती है। वह आवाज उससे पूछती है कि वह कौन है और उसे वहां से चोरी करने की इजाजत किसने दी है। उनकी मेहनत से जमा किया हुआ रस। दो मजबूत भाला लिए हुए आदमी गुस्से में अंधेरी रेत पर कदम रखते हैं और चिल्लाते हैं कि पेड़ का रस पीने की बारी उनकी थी। लेकिन जब वे वाकिर को करीब से देखते हैं, तो अचानक यह एहसास होने पर जम जाते हैं कि वह एक बिल्कुल अजनबी है। इस बीच गैंग का लीडर जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके चमचे तुरंत उसे बताते हैं कि कोई नया आदमी आया है। वे यह भी बताते हैं कि उसकी यूनिफॉर्म बहुत साफ है, जिसका मतलब है कि वह अभी अभी इस फ्लोर पर उतरा है। जब वाकिर उन्हें उस आदमी को अपना लीडर कहते हुए सुनता है, तो वह पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है। तभी वह घमंडी बॉस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और बड़े ही बेपरवाही से पूछता है कि वह कहाँ से आया है। वह आदमी वाकिर के बिल्कुल करीब आकर मजाक उड़ाते हुए पूछता है बिप्पल ये है कि क्या वह भी बाकी लोगों की तरह एक आम आदमी ही है, या फिर वह उन ऊंचे और ताकतवर रईसों में से एक है। वह आदमी लोहे की भारी और जंग लगी जंजीरों को कसकर पकड़ता है और उन्हें जोर से हिलाता है। यह देखकर वाकिर का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसके चेहरे पर हैरानी की एक लहर दौड़ जाती है। बॉस जोर का झटका देकर जंजीरों को खींचता है, जिससे तीन बुरी तरह से घायल सुनहरे बालों वाले नौजवान सामने आते हैं। उनके गलों में लोहे के भारी गुलामी के पट्टे पड़े हुए हैं और यह देखकर
वाकिर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। जंजीरों में जकड़े हुए और हारे हुए ये गुलाम कोई और नहीं बल्कि उसके अपने छोटे भाई बहन हैं। वे मशहूर बास्करविल ट्रिपलेट्स। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।